जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेटरी मोशन के हम लोग आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं आंकिक प्रश्न 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 को। और आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m एवं चाल भी है। देखिए, दो कण हैं, हम एक कण को मान लिए हैं कि कण P है और दूसरे कण को हम मान लिए हैं कि कण Q है। दोनों कणों का द्रव्यमान एक समान यम है। इसका भी द्रव्यमान यम है और इसका भी द्रव्यमान यम है और चाल भी समान है। इस कण की भी चाल भी है, इस कण की भी चाल भी है। d दूरी पर है। इन दोनों कणों के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल d है। समांतर रेखाओं के अनुदिश, देखिए ये AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। इन समांतर रेखाओं के अनुदिश परंतु विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। इसका मतलब कि कण P अगर आगे के तरफ भी वेग से गति कर रहा है तो कण Q जो है पीछे के तरफ भी वेग से गति कर रहा है। दर्शाइए कि इस द्विकण निकाय का मतलब ऐसा निकाय जिसका निर्माण केवल दो कणों से मिलकर के हुआ है। दर्शाइए कि इस द्विकण निकाय का सदिश कोणीय संवेग समान रहता है। यानी अगर P का कोणीय संवेग, P का जो कोणीय संवेग है, अगर उसको हम Jp से प्रदर्शित कर दें, चूंकि कोणीय संवेग सदिश राशि होती है तो ये जो है Jp हो जाएगा। और दूसरा जो कण है Q, उसके कोणीय संवेग को हम Jq से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको ये दिखाना है कि दोनों का कोणीय संवेग समान रहता है। यानी कण P का कोणीय संवेग Jp और कण Q का कोणीय संवेग Jq दोनों आपस में बराबर होगा, चाहे हम जिस बिंदु के परितः कोणीय संवेग लें। यानी किसी भी बिंदु के परितः अगर हम कोणीय संवेग लें तो कण P का कोणीय संवेग और कण Q का कोणीय संवेग जो है वो एक समान होगा। हम मान लेते हैं कि दो समांतर रेखाएं AB और CD हैं, जिस पर एक कण P और दूसरा कण Q है, जिसमें दोनों के द्रव्यमान एक समान स्मॉल यम है, वेग भी है। कण P A से B के तरफ चल रहा है और कण Q D से C के तरफ चल रहा है। और यहाँ पर कोई बिंदु O है, मूल बिंदु जिसको कहते हैं, तो O के सापेक्ष कण P की स्थित सदिश वेक्टर R1 है और कण Q की स्थित सदिश वेक्टर R2 है। और देखें, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यह दूरी D1 है, यहाँ से यह दूरी D2 है। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो x और y का मान लिखते हैं। तो यहाँ से यह दूरी x1 है और यह दूरी D1 है, तो बिंदु P का निर्देशांक हो गया है x1 D1। इसी तरह से बिंदु Q के लिए देखें तो यहाँ से यह दूरी D2 है, यहाँ से यह दूरी x2 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया x2 और माइनस D2। चूंकि ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से ऊपर के तरफ जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी और नीचे के तरफ जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें।
अगर हम स्थित सदिश निकालें, R1 की स्थित सदिश निकालें, R1, ये जो R1 स्थित सदिश है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो देखें x1 x अक्ष के दिशा में काम कर रहा है, d1 y अक्ष के दिशा में काम कर रहा है, तो x1 के साथ x अक्ष के तरफ इकाई सदिश कैप i होता है और y अक्ष के तरफ इकाई सदिश कैप j होता है। तो वेक्टर R1 इज इक्वल टू x1 कैप i और प्लस हो जाएगा d1 कैप j। ये तो R1 वेक्टर R1 की वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर हम वेक्टर R2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ आ जाइए, क्योंकि R2 की स्थिति सदिश कण Q की स्थिति सदिश है, तो ये हो जाएगा x2 कैप i और d2 माइनस है माइनस, ये हो जाएगा d2 कैप j। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अगर हम कण P का कोणीय संवेग निकालें तो कण P के कोणीय संवेग को J से प्रदर्शित करते हैं, तो कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग का आघूर्ण। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें रेखीय संवेग का आघूर्ण, तो रेखीय संवेग वेक्टर P1 होता है और जब आघूर्ण लेते हैं तो इसमें r से गुणा कर देते हैं, लंबवत दूरी से गुणा कर देते हैं, आघूर्ण लेते हैं तो ये JP इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R1 इंटू हो जाएगा वेक्टर P1। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो R1 की वैल्यू आप देख रहे हैं x1 कैप i प्लस d1 कैप j, लेकिन P1 संवेग रेखीय संवेग है। तो देखिए कण x अक्ष के तरफ हम कण P के लिए मान निकाल रहे हैं, कण P के लिए कोणीय संवेग निकाला जा रहा है, तो कण P का x अक्ष के तरफ जो स्थित सदिश होगा वह px होगा और उसके साथ चूंकि x अक्ष की दिशा है तो इसमें हम कैप i से गुणा कर देंगे। हालांकि इसको हम px के बाद हम लिख सकते हैं 0 कैप j प्लस 0 कैप के, इसलिए j जो होता है y अक्ष के तरफ होता है, k जो होता है z अक्ष के तरफ होता है और ये कण x अक्ष के तरफ गति कर रहा है, तो केवल x अक्ष के तरफ स्थित सदिश होगा, y और j के तरफ स्थित सदिश शून्य होगा। अब हम यहाँ से JP की वैल्यू निकालें तो हम लोग इसका गुणा कर देंगे और गुणा करने का जो तरीका होता है सदिशों का गुणा, क्योंकि दोनों सदिश राशियां हैं, तो देखिए एक काम कर सकते हैं, ये d1 j है, अब इसके साथ हम चाहे तो 0 k भी जोड़ सकते हैं, इसके साथ पहले वाले के साथ k का मतलब z अक्ष के तरफ, तो z अक्ष के तरफ कुछ है नहीं इसलिए 0 लिख दिए। तो अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि गुणा करने में आसानी होगा सदिशों के गुणन में। तो सदिशों के गुणन के लिए हमने मेथड बताया था, यहाँ कैप i होगा, यहाँ कैप j होगा, यहाँ कैप k होगा और कैप i की वैल्यू रख देंगे x1, ये हो जाएगा d1 और यहाँ हो गया 0। इसी तरह से दूसरे का कर देंगे, यहाँ px, ये 0, ये 0। अब हम लोग इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करने का जो तरीका होता है देखें कैप i, तो अब इसके इस पंक्ति और इस सदिश को छोड़ दे, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, d1 का 0 में गुणा होगा 0 और माइनस 0 का 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम सदिश j को लेते हैं, तो देखें सदिश j की क्या स्थिति हो रही है, तो j वाले स्तंभ और j वाले पंक्ति को छोड़ देंगे, क्या बच रहा है x1 0 px 0, तो इसमें उल्टा गुणा होता है, पहले इसका इसमें करेंगे तो px का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा और माइनस x1 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद आप आ जाइए वेक्टर k पर,
तो देखिए के स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे। तो जब के स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे तो x1 d1 और px 0 बचेगा। तो इसमें पहले x1 का 0 में गुणा करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, और फिर px का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस px d1। तो अब देखिए क्या हो गया, ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई। तो अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस px d1 कैप के, और px क्या है, रेखीय संवेग है, और आपको मालूम है रेखीय संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, और प्रश्न में दिया है कि दोनों कणों का द्रव्यमान और वेग समान है। तो अब हम इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस px के जगह पे mv, और ये हो गया d1 कैप के। तो ये जो निकला है यह कण P का कोणीय संवेग निकला है। अब इसी तरह से कण Q का कोणीय संवेग निकालेंगे। तो कण Q का कोणीय संवेग निकालेंगे, इसको हम JQ लिख सकते हैं, और फार्मूला वही होगा, R2 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा वेक्टर P2। तो R2 का मान आपको मालूम है, देखिए क्या है, x2 कैप I माइनस d2 कैप j, और इसमें हम अपने मन से जोड़ दे रहे हैं 0 कैप के। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके लिए P2 के लिए, तो P2 के लिए देखें क्या हो जाएगा, P2 का मतलब कण Q का संवेग, कण Q का रेखीय संवेग। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि देखिए ये px है, और ये भी x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, लेकिन दिशा विपरीत है। यह कण जो है x अक्ष के अनुदिश अगर इधर के तरफ गति करता तो दिशा पॉजिटिव होती, विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इसलिए यह दिशा जो होगी यह निगेटिव हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे कैप I हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर भी कण x अक्ष की ही दिशा में गति कर रहा है और y और z अक्ष की दिशा में नहीं गति कर रहा है, इसलिए ये 0j और प्लस हो जाएगा 0 के। अब हम लोग इसका गुणा कर दें, तो देखें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा JQ इज इक्वल टू, देखें क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो मेथड हमने ऊपर अपनाया है, फिर ये हो जाएगा यहाँ x2, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ हो जाएगा कैप I, यहाँ कैप J, यहाँ कैप K, यहाँ x2 हो जाएगा माइनस d2 होगा 0 होगा, और यहाँ देखिए माइनस px होगा 0 होगा 0 होगा। अब हम लोग इसका गुणा कर देंगे, तो देखें गुणा करने के बाद क्या मिल रहा है, तो जब हम कैप I को लेंगे, ध्यान दीजिए, तो I वाले स्तंभ और I वाले पंक्ति को छोड़ देंगे, d2 का 0 में गुणा होगा, यानी माइनस d2 का 0 में गुणा होगा 0, फिर 0 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा। इसके बाद हम J को लेंगे, तो देखें J को लेंगे तो क्या मिल रहा है, J वाले स्तंभ और J वाले पंक्ति को छोड़ देंगे, इसमें उल्टा गुणा होता है, तो माइनस px का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और x2 का 0 में गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखें, अब जो है k वाले को लिया जाए तो देखें k में क्या होगा, फिर k वाला स्तंभ और k वाली पंक्ति छोड़ दिए, x2 का 0 में गुणा तो 0 हो गया, और माइनस ये माइनस px है माइनस d2 है, जब गुणा करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा और कुल मिला के यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो गया px d2। अब चले देखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब इसका जो मान होगा, देखें ये हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस px, और ये हो जाएगा d2। अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें, तो अब यहाँ पर जो है ये px की माइनस px जो होगा
ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होगा, माइनस हो गया। और देखिए यहाँ पर के छुटा हुआ है, ये जो होगा यहाँ पर कैप के छुटा हुआ है, ये हो जाएगा d2 और ये हो गया कैप के। जरा देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था। तो पहले कण का कोणीय संवेग ये था, दूसरे कण का कोणीय संवेग ये है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि सदिश कोणीय संवेग समान रहता है। तो जरा देखिए जो स्थिति यहाँ पर है माइनस यम भी d1 के और यहाँ पर माइनस यम भी d2 के, दोनों का मान समान है, सिर्फ d1 d2 ये अलग अलग दूरियां हैं, नहीं तो सारी चीजें समान हैं। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः सिद्ध होता है कि इस द्विकर्ण निकाय के कोणीय के निकाय के सदिश कोणीय संवेग समान रहता है, यानी इसके कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों का कोणीय संवेग समान रहेगा। तो अब इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। देखिए यहाँ दिया हुआ है W भार की एक असमांग छड़। अगर समांग छड़ होती तो उसकी मोटाई हर जगह एक समान होती, लेकिन असमांग है। तो देख रहे हैं असमांग है तो एक जगह मोटा है और दूसरे तरफ पतला है। तो और इसका भार W है। तो देखिए अगर यह समांग होता तो इसका भार ठीक बीच में काम करता, लेकिन ये समांग नहीं है इसलिए इसका भार ठीक बीचों बीच में नहीं काम करेगा, बीच में से थोड़ा सा उधर के तरफ विस्थापित हो जाएगा जिधर इसकी मोटाई ज़्यादा है। तो इसलिए और यही इसका गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र जिसको या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, जिसको हम G से प्रदर्शित किए हैं। और यहाँ पर इसका भार हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। और हम यह भी मान लिए हैं कि एक सिरे से यह दूरी स्मॉल d है। अब आगे हम बढ़ते हैं। W भार की एक असमांग छड़ को देखिए, यह एक असमांग छड़ है जिसका भार W है। उपेक्षणीय भार वाली दो डोरियों से चित्र में दर्शाए अनुसार लटका कर विरामावस्था में रखा गया है। ये चित्र के अनुसार दो डोरियां हैं, एक डोरी ये है और दूसरी डोरी ये है। इन ये दोनों डोरियां जो हैं भारहीन हैं, इनका कोई अपना भार नहीं है। डोरियों द्वारा ऊर्ध्वाधर से बना कोण देखिए, इस डोरी के द्वारा ऊर्ध्वाधर से बना हुआ जो कोण है वो 36.9 अंश है और दूसरी डोरी के द्वारा जो बना हुआ कोण है वो 53.1 अंश है। तो आपसे कहा जा रहा है और छड़ 2 मीटर लंबाई की है, छड़ की जो लंबाई है वो 2 मीटर है। छड़ के बाएं सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी स्मॉल d ज्ञात कीजिए। देखिए ये बायां सिरा है और बाएं सिरे से और ये गुरुत्व केंद्र d है, गुरुत्व केंद्र G है। तो यहाँ से यह दूरी स्मॉल d है और यह स्मॉल d आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब एक बात जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर हम यह मान लेते हैं कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण है जो 36.9 अंश दिया है इसको हम θ1 मान लेते हैं और ये जो कोण है इसको हम θ2 मान लेते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो जब इस डोरी से भार लटका हुआ है और भार नीचे के तरफ काम करेगा तो डोरी में तनाव उत्पन्न होगा और यह तनाव हम मान लेते हैं T1 है। इसी तरह से दूसरी डोरी में तनाव उत्पन्न होगा और इस तनाव को हम मान लेते हैं कि T2 है। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, T1 को 2 घटकों में विभाजित करें, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक में। तो देखें चूंकि ये डोरी जो है तिरछी है
इसलिए इसका क्षैतिज घटक जो होगा वह ऊपर के तरफ काम करेगा और ये हो जाएगा T1 cos थीटा। ऊर्ध्व घटक क्षैतिज घटक का हमेशा लंबवत होता है, तो इधर के तरफ काम करेगा ऊर्ध्व घटक और ये हो जाएगा T1 sin थीटा। आपको मालूम है अगर ये θ1 है तो यहाँ भी θ1 कर लेते हैं। तो अब आपको मालूम है कि cos थीटा से गुणा करते हैं तो क्षैतिज घटक निकलता है और sin थीटा से गुणा करते हैं तो ऊर्ध्व घटक निकलता है। यही काम हम इस दूसरे वाले कण के लिए कर लें। अच्छा, एक चीज और जरा देखें, अगर इस कोण और इस कोण को देखें तो ये दोनों एकांतर कोण है। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यह θ2 है तो यह भी θ2 हो जाएगा। ऊपर के तरफ इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो T2 cos थीटा होगा और इधर के तरफ इसका जो घटक होगा वो T1 sin थीटा। ये θ2 है, ये θ2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह पिंड संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में तभी होगा जब दोनों तरफ लगने वाले बल बराबर हों। अगर किसी पिंड पर दोनों तरफ बराबर बल लगें तभी यह पिंड संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर के तरफ लगने वाला बल C1 sin थीटा और इधर के तरफ लगने वाला ये T2 sin θ2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब हम यहाँ पर कर देते हैं T1 और ये हो गया sin θ1 और ये बराबर हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा sin θ2। इसको हम चाहे तो समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं और या नहीं तो यहाँ से अगर हम चाहें तो T2 की वैल्यू को निकाल भी सकते हैं, क्योंकि T2 की ज़रूरत होगी। तो T2 की वैल्यू निकालेंगे तो देखें ये हो गया T1 sin θ1 अपान ये हो जाएगा आपका sin θ2। अब इसके बाद हम जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब बिंदु G के परितः हम आघूर्ण लेते हैं। हमने जो वेरिग्नानन का प्रमेय हमने बताया था उस वेरिग्नानन के प्रमेय का ही प्रयोग होगा। तो आघूर्ण बिंदु G के परितः आघूर्ण लेने पर लिख दिया जाएगा। बिंदु G के परितः नोट कर दे रहे हैं, बिंदु G गुरुत्व केंद्र है के परितः आघूर्ण लेने पर। तो आघूर्ण जब लेते हैं तो देखिए G के एक तरफ लगने वाला बल गुणे लंबवत दूरी बराबर G के दूसरे तरफ लगने वाला बल गुणे लंबवत दूरी हो जाएगी। तो जरा देखिए यहाँ पर लगने वाला जो बल है वह T1 cos थीटा है। T1 cos थीटा बल गुणे लंबवत दूरी, तो ये बल है और लंबवत दूरी है d, तो ये हो जाएगा T1 cos थीटा इंटू d। इसी तरह से दूसरे के लिए हम निकालेंगे तो दूसरे के लिए हो जाएगा आपका T2 cos थीटा और दूरी जानते हैं कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 2 है और यहाँ से यहाँ की दूरी d है, तो यह दूरी हो जाएगी 2 माइनस d। 2 में से d को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस d। अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए देखें, हम एक काम करते हैं, T2 का मान यहाँ रख लेते हैं। अभी T2 की जो वैल्यू निकाली गई है T2 का मान यहाँ रख लेते हैं। ये हो जाएगा T1 के साथ cos θ1 है और T2 के साथ cos θ2 है। तो अब ये हो जाएगा आपका T1 cos θ1 इंटू d इजकल टू T2 की वैल्यू रखते हैं। ये हो जाएगा T1 sin θ1 अपान हो जाएगा sin θ2 और ये है cos θ2 और ये हो जाएगा 2 माइनस d। अब अगर यहाँ से d की वैल्यू हम निकालें तो देखें d की वैल्यू क्या मिलेगी। तो ये हो जाएगा, देखो d की वैल्यू अगर हम निकालेंगे
तो T1 से तो T1 कैंसिल हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल कर दिए, तो D की वैल्यू हम निकालेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस डी अपान नीचे अगर देखें तो साइन थीटा 2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा 1। अब हमको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पर रख देना है। तो थीटा 1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 36.9 डिग्री, थीटा 1 जो है 36.9 डिग्री है और थीटा 2 की जो वैल्यू है 53.1 डिग्री है, ये 1 डिग्री। अब थीटा 1 और थीटा 2 का मान हम यहाँ रख लेते हैं और रख करके फिर देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब हो जाएगा D इज इक्वल टू साइन थीटा 1, ये हो जाएगा 36.9 डिग्री और कास थीटा 2 53.1 डिग्री और फिर ये हो जाएगा 2 माइनस डी अपान साइन थीटा 2 साइन 53.1 डिग्री और फिर ये कास थीटा 1 36.9 डिग्री। अब सबका मान हमको मालूम होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ देखें वैल्यू साइन 36.9 डिग्री, इसकी वैल्यू जो होती है यह 0.6 होती है, सबकी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो कास 53.1 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो होती है ये भी 0.6 ही होती है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर अगर हम साइन 53.1 डिग्री देखें तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.8 होती है और फिर कास 36.9 डिग्री, इसकी वैल्यू जो होती है ये भी 0.8 होती है। अब सबका मान यहाँ हम रख देंगे और रख करके D की वैल्यू निकालेंगे। देखिए D इजकल टू साइन 36.9 डिग्री 0.6 कॉस 53.1 डिग्री 0.6 और नीचे साइन 53.1 0.8 और फिर ये भी 36.9 ये भी हो जाएगा 0.8 और ये हो गया 2 माइनस डी। अब चले देखें हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। देखो आप ज़रा यहाँ पर हम ऊपर नीचे यहाँ 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ भी ऊपर नीचे 10 से गुणा करें ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिए तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये हो गया आपका 2 चौके 8। फिर इससे कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। फिर देखें हम सॉल्व करते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं D इज इक्वल टू 3 के 9 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा और ये हो गया 2 माइनस डी। अब हम लोगों को इसी को सॉल्व कर देना है। तो चलिए देखिए जगह कम है तो बल्कि हम इस स्टेप को इधर के तरफ कर देते हैं, इस स्टेप को इस साइड में हम कर देते हैं। तो देखिए ये है D इज इक्वल टू 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया और ये हो गया आपका 2 माइनस डी। हम सॉल्व करते हैं तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। तो हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 16D इजकल टू 9 2 18 और माइनस हो जाएगा 9D। इसको इधर ला देंगे 9D को तो ये 16D और प्लस 9D हो जाएगा, ये हो गया 25D 16 9 25 और ये बराबर हो गया आपका 18। तो D बराबर हो जाएगा 18/25। अब हम 18 में 25 से भाग दे देंगे तो यह मान जो है यह 18 में आप 25 से भाग दे दीजिए। सुनिए ये मीटर में आएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब मान मीटर में दिया हुआ है
तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो अभी इससे फायदा ये होगा, देखिए 25 से कटा देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 18 चौक 72 हो जाएगा। ये हो गया 72 सेंटीमीटर। यह डिस्टेंस मीटर में था, 2 मीटर था। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि एक सिरे से, इस सिरे से गुरुत्व केंद्र की दूरी कितनी होगी। तो इस सिरे से गुरुत्व केंद्र की जो दूरी होगी वो 72 सेंटीमीटर होगी। और मान लीजिए अगर इसको मीटर में लिखना चाहें तो 100 से भाग दे देंगे तो 0.72 मीटर हो जाएगा। तो अब दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये हम लोगों का आंसर हो गया। चाहे इसको सेंटीमीटर में लिखिए या मीटर में लिखिए। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी आपसे IIT नीट वगैरह में ये क्वेश्चन या फिर जी एडवांस वगैरह में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सबको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।